26 दिसंबर को फ्रांस से मुंबई लौट आए गए भारतीय यात्रियों में से 70% पंजाब के बताए गए हैं। 20% से ज्यादा गुजरात के, 85% यात्रियों की उम्र 18 से 40 साल के बीच बताई गई है। 18 यात्री नाबालिग बताए गए हैं और 40 साल से ऊपर के यात्रियों की संख्या सिर्फ 15 थी। सूत्रों से मिली जानकारी में इन आंकड़ों का पता चला है। भारत में इन यात्रियों से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं ताकि अवैध इमिग्रेशन के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया जा सके। लेकिन क्या वाकई भारत की सरकारें अवैध इमिग्रेशन के फलते फूलते गोरख धंधे से अनजान रहती हैं? जिस तरह से पंजाब, गुजरात में ट्रैवल एजेंट्स युवाओं से एक भारी भरकम रकम वसूल करते हैं और हर हाल में उन्हें विदेश पहुंचाने का लालच देते हैं। समय के साथ इन घटनाओं में कमी आने की बजाय बहुत बड़ी तेजी, इजाफा देखने को मिल रहा है। उनसे यही सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? भारतीय वर्किंग क्लास को अवैध रास्ता अपनाकर विदेश जाने में हिचक क्यों नहीं होती? नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। तो सवाल ये कि क्यों फंसते हैं भारत के नागरिक अवैध इमिग्रेशन के जाल में, वो भी 1-2 हजार की संख्या में नहीं बल्कि लाख की संख्या में। 2023 में ही 97,000 से ज्यादा भारतीय अवैध तरीके से अमेरिकी सीमा में घुसपैठ की कोशिश में पकड़े गए हैं। राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने एक सवाल के जवाब में जानकारी दी है कि यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के आंकड़ों के अनुसार इस साल यानी कि 2023 में अमेरिकी अधिकारियों ने 1 लाख, लगभग 1 लाख भारतीयों को अवैध तरीके से सीमा पार करते पकड़ा है। अवैध तरीके से अमेरिका जाने वाले भारतीयों की संख्या में पिछले 4 साल में काफी इजाफा हुआ है। सवाल कुछ बहुत ही गंभीर बनते हैं इससे, और ये सवाल क्या है स्ट्रेट टॉक के, आइए दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। क्या भारतीयों में अवैध इमिग्रेशन एक बुरी चॉइस नहीं मानी जाती है? क्या पहला प्रश्न यही समझा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि ये बुरी चॉइस भारतीयों को नहीं लगती है? पंजाब और गुजरात में अवैध इमिग्रेशन का गोरख धंधा आखिर फल फूल क्यों रहा है? क्यों एक भारी भरकम रकम युवा देता है और अवैध तरीके से भी विदेश जाना चाहता है, खास करके अमेरिका? अवैध इमिग्रेशन, मानव तस्करी को भारत की सरकारें कम क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्या भारतीयता के प्रति यानी कि इंडियन सिटीजनशिप के प्रति युवाओं का आकर्षण कम होता जा रहा है? एक सवाल ये भी जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या बात है कि भारत का युवा, जो कि अभी हाल में मुंबई में लौटाए गए भारतीय यात्री हैं, इनमें से कहा गया है कि 18 से 40 साल के जो यात्री थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। और हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है इस पूरे मसले पर समझने के लिए। हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ चुके हैं रविशंकर रवि, दैनिक पूर्वोदय के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत बहुत अभिनंदन आपका स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुजरात से दिलीप गोहिल, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्ट्रेट टॉक में। और संजीव पांडे दिल्ली से जुड़ चुके हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर, आपका भी बहुत बहुत आभार, आप जुड़े स्ट्रेट टॉक से। और सबसे पहले दिलीप सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, गुजरात में पुलिस ने अलग अलग 4 टीमें बना दी हैं, इस पूरे मामले की जांच हो रही है और दावा किया गया है कि इलीगल इमिग्रेशन का जो नेटवर्क है उसका पर्दाफाश किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से गुजरात और पंजाब, इन दोनों राज्यों में इलीगल इमिग्रेशन का एक गोरख धंधा चल रहा है, क्या सरकारों को पता नहीं होता कि कितनी बड़ी संख्या में जो युवा है उनको विदेश भेजने का लालच दिया जा रहा है और किस कीमत पर लालच दिया जा रहा है? वहां पर किस तरह के कानूनी पचड़ों में वो फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं, किस तरह के दुर्गम रास्तों में भी वो जाने से नहीं हिचकते हैं? दिलीप सर, क्या समस्या है गुजरात के युवाओं की? अब देखें, बहुत सारे समस्या है, उसको जोड़ सकते हैं हम, जोड़ना चाहे तो, कि यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमारे नितिन पटेल थे, मिनिस्टर थे बीजेपी में, उन्होंने एक बार बोल दिया कि यहाँ एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है और बिजनेस नहीं हो पा रहा है तो हमें जाना होगा। लेकिन उनको अलग ढंग से वो स्टेटमेंट को देखा गया था। बात ये नहीं है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है गुजरात में जी। ये कहे कि बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहते, या तो एक सोसाइटल प्रेशर हो गया। गुजरात के किस्से में ये मामला अलग हो गया है। यहाँ कुछ कम्युनिटी, 2 या 3 कास्ट या कम्युनिटी ऐसी है जो जाना चाहती है, और कुछ प्रदेश ऐसे है। महसाणा है यहाँ, इसमें से जो पकड़े गए उसमें से ज्यादातर लोग महसाणा डिस्ट्रिक्ट है वहां से है, और आनंद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारा है,
वहां से बहुत सारे लोग जाते हैं, और नवसारी सूरत वाला साउथ गुजरात का एक हिस्सा है, वहां से बहुत लोग जा रहे हैं। वैसे पूरे गुजरात में से जा रहे हैं, लेकिन इन प्रदेशों में से कुछ कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं। इनका मतलब ये है कि वो जो अमेरिकन ड्रीम की हम बात करते हैं वो एक अलग ड्रीम है। यहाँ एक सपना ये भी होता है कि हमारा बच्चा चला जाएगा अमेरिका या तो कनाडा, ये एक अलग प्रकार का ड्रीम है। तो जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है, कॉलेज में पहुंचता है, तुरंत ये कोशिश होती है कि पहले वो लीगल तरीके से पहुंच जाए, लेकिन मुश्किल होता है। लीगल तरीके से कनाडा और यूएस में जाना बहुत मुश्किल है जी। और अपने गांव में से, अपनी कम्युनिटी में से, अपने रिश्तेदारों में से, अपने रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग वहां बस चुके हैं, वहां सेटल हो गए हैं और वहां अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। कई गांव ऐसे हैं गुजरात में जहां पूरा का पूरा गांव सिर्फ एल्डर्स लोगों से भरा हुआ है, सभी यंग पीपल माइग्रेट कर चुके हैं। इस तरह का सिचुएशन है। कुछ गांव ऐसा है जहां कम्युनिटी किचन चलता है, पूरा एक गांव है, समझो 12 से 15 लोग वहां है, सभी बड़े लोग हैं, तो कोई अपने घर पे रसोई ही नहीं बनाता, एक कम्युनिटी किचन होता है, वहां सब खाना खाने जाएंगे, बूढ़े लोग हैं, बाकी अपने हिसाब से टाइम पास करेंगे, क्योंकि सभी बच्चे इमिग्रेट करके विदेश चले गए हैं। तो एक पूरा ट्रेंड बना है, और नहीं जाए तो ऐसा लगता है कि हम लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ। तो ये एक मेन रीजन भी है। बाकी वैसे रीजन भी है कि ऑलरेडी कुछ तो, और आप देखिए 50 लाख से 1 करोड़ तक का तो खर्चा होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो गरीब लोग हैं या तो यहाँ उनको कोई परेशानी हो रही है इसलिए जा रहे हैं। जो गरीबी है वो तो शायद जा ही नहीं सकता। तो यहाँ ठीक ठाक सिचुएशन है, यहाँ अपनी मिलकत है, अपनी खेती बाड़ी है, थोड़ा सा बिजनेस भी है, लेकिन बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वो जाना चाहते हैं। पूरे समाज में अपना जो कम्युनिटी है उसमें से बहुत लोग वहां गए हैं और वहां जाना, और वहां रिक्वायरमेंट है। ये भी एक बात है कि जो लोग, जो रिलेटिव वहां गए हैं, उनका बिजनेस मॉडल इस तरह से सेटल हुआ है कि वो अपने लोगों को बुलाना चाहते हैं। जैसे समझिए मोटेल बिजनेस है, मोटेल बिजनेस 80% गुजरातियों के हाथ में, पूरे अमेरिका का मोटेल बिजनेस में 80% गुजरातियों के हाथ में। अगर मोटेल चलना है तो पूरे मोटेल चलाने के लिए, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए पूरी फैमिली को काम करना पड़े। तो काम करने के लिए वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं, अपने रिलेटिव को, ताकि वो खुद काम कर सके और उसको प्रॉफिटेबल बना सके। तो वहां से बुलावा आ रहा है और यहाँ से जाने का, और उसको थोड़ा मुझे लगता है उसकी पेमेंट हो जी। दिलीप सर, क्या पेमेंट रिलेटेड इश्यूज भी होंगे कि अगर जो भारत से आएगा उसको हम कम भी अगर पे करेंगे, उसको कम पैसा भी देंगे तो वो करने को तैयार हो जाएगा, और वहां का जो युवा है, जो विदेशों का जो युवा है, वो कम पैसे में काम करने को तैयार नहीं होगा? क्या इस तरीके से भी सोच रहे हैं वहां पर बसे हुए भारतीय? बिल्कुल, और काम ही नहीं करेगा कम पैसों में। मोटेल में काम करने के लिए लोकल में से कौन आएगा, मुश्किल है। और वो जो आपको पेमेंट उनको देना होता है वो नहीं आप दे पाते। इसकी जगह अगर आपका रिलेटिव कोई आके अपने यहाँ काम करता है तो उनको आप कम पैसों में दे सकते हो। काफी बड़ा पूरा एक सिस्टम बन गया है। अगर आप अपने रिलेटिव को वहां बुला लेते हो तो आपको बहुत हेल्पफुल होता है। तो वो वहां ही रहेगा, साथ में रहेगा, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, तो उनका रहने खाने का जो खर्चा है वो उसमें उनके सैलरी में काउंट हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा सिस्टम बन चुका है। वहां से डिमांड है, यहाँ से जाना का सपना है, और वो आप जिसका डिमांड होगा उसके काम होगा। तो लीगली नहीं जा सकते आप, इल्लीगली आपको जाना है। तो इसलिए चारों ओर ऐसे एजेंट बने हैं जो आपको वहां पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सवाल सर मेरा आपसे कि ये भी पता चलता है कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वहाँ से भी जो है इस तरह की इलीगल इमिग्रेशन हो या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही क्यों ना, जैसे कि दिलीप सर ने कहा कि गुजरात के जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, विदेशों में बसने का सपना देख रहे हैं, उनके पास तो एक अच्छी खासी रकम भी होती है। लेकिन मैं पूर्वोत्तर राज्यों का जो युवा है और उसके ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी बात हो रही है, उनके जो है इलीगल इमिग्रेशन में फंसने की भी बात हो रही है, वहाँ के युवाओं की क्या समस्या है, वहाँ पर क्यों जो है इस तरह का जो गोरख धंधा है या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसकी समस्या क्या आप समझते हैं सर? देखिए, एक चीज तो यह है कि पूर्वोत्तर से विदेश जाने वाले युवाओं की संख्या कम है, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में और खास करके यहाँ से चाइल्ड लेबर और महिलाओं की तस्करी होती रही है जी। उनकी ट्रैफिकिंग होती रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं
और बच्चे यहाँ से देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध तरीके से ले जाए जाते रहे। अवैध ढंग की पेरेंट्स को बिना बताए, सरकार को बिना बताए या किसी डिपार्टमेंट को बिना बताए वह लोग ले जाते। और इसलिए और देखिए, और बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर के युवक आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, दक्षिण भारत के राज्यों में मिल जाएंगे, दिल्ली में मिल जाएंगे। तो वो तो काम की तलाश में जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पूर्वोत्तर लंबे समय से उत्पाद की तकनीक में था। तो नई इंडस्ट्रीज नहीं थी, टूरिज्म का कोई ये नहीं था, रोजगार के अवसर कम थे। तो या तो युवक जंगल की तरफ जा रहे थे या फिर काम की तलाश में देश के दूसरे राज्यों में जा रहे थे। उसमें कुछ जगहों पर वो उसमें भी दलाल हैं, जैसे वो आते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ से लेबर को ले जाते हैं। और बाद में ये मामला तब पर्दाफाश हुआ जब वहां पर कुछ युवक फंस गए, उनको वेतन नहीं दिया गया, बंद कमरे में रखा गया। तब वहां से उन्होंने सूचना असम पुलिस को दी और असम पुलिस के लोग वहां पर गए और मुक्ति दिलाई। चाइल्ड लेबर का यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ से बड़े पैमाने पर लड़कियां ले जाई जाती रही हैं। तो इसके लिए राज्य बाल आयोग जो है उसने रेलवे के साथ मिलकर एक टीम तैयार कराई है, जीआरपी की। जिस भी रेलगाड़ी में या रेलवे स्टेशन पर एनएफ रेलवे की सीमा में कुछ संदिग्ध उस तरह से 15-20 बच्चों का झुंड अगर नजर आता है और उसके साथ कोई एक दो बड़ा आदमी है, तो वो फिर पूरी जांच करते हैं और अक्सर ये होता है कि उन सारे बच्चों को वापस लाकर उनके गांव में पहुंचा दिया जाता है। जी, ये एक समस्या रही है। लेकिन पूर्वोत्तर से बड़ी संख्या में विदेश ले जाए जाने के और वह भी अवैध तरीके से इस तरह की कोई घटनाएं नहीं आई, बल्कि पूर्वोत्तर में दूसरे राज्यों के लोग जरूर प्रवेश करते हैं, जैसे म्यांमार के लोग प्रवेश करते हैं, बांग्लादेश के लोग प्रवेश करते हैं। तो वह आते हैं और क्योंकि इधर से समुद्री सीमा है भी नहीं, अगर उनको समुद्री रास्ते से जाना होगा तो बांग्लादेश जाना होगा, म्यांमार के जंगलों की से जाना होगा, तो वो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अभी जैसे गुजरात के बारे में वो बता रहे थे कि वहां पर एक क्रेज भी है विदेश जाने का जी, और यहाँ है विदेश जाने का। लंदन या इंग्लैंड पूरा बोलिए, इंग्लैंड और अमेरिका में बड़ी संख्या में असम के लोग रहते हैं। तो वो लीगल है, यहाँ से वीसा और पासपोर्ट है सब उनका। और चाय से जुड़े हुए लोग काफी दिनों से, क्योंकि अंग्रेजों का संबंध चाय बागान से था तो एक संबंध बन गया था जी। उसी बहाने लोग जाते रहे हैं। लेकिन पूर्वोत्तर में अवैध ढंग से विदेश जाने की इस तरह की कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है गतिविधि जी। लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से अगर देखा जाए तो वहाँ के युवाओं को इस तरह से फंसाने की जो घटनाएं हैं वो देखी जाती हैं। हमारे साथ संजीव सर भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजीव सर, भारत का जो युवा है, चाहे वो पूर्वोत्तर राज्यों का हो या गुजरात है या फिर पंजाब ही क्यों ना हो, पंजाब में भी जो एक आंकड़े बताते हैं, सूत्रों से निकले आंकड़े, वो तो यही बता रहे कि फ्रांस से जिस फ्लाइट को मुंबई लौटाया गया और उसमें 300 से ज़्यादा जो भारतीय यात्री थे, उनमें से तो लगभग जो 70% से ज़्यादा जो थे वो पंजाब से थे और 21% से ज़्यादा जो थे वो गुजरात से थे। तो आखिर इन युवाओं को इस तरह के चंगुल में, जिसे अवैध इमिग्रेशन कहा जाता है, फंसा लिया जाता है और ये युवा अच्छा खासा पैसा भी देता है, जिन्हें सऊदी अरब, माफ़ कीजिएगा, यूएई से और निकारागुआ ले जाया जा रहा था, रोमानियन एयरलाइंस थी। इतना बड़ा नेटवर्क है और क्या प्रशासन को पता नहीं चलता है? हर जगह पर, हर गली में कोई ट्रैवल एजेंट है जो विदेश पहुंचाने का सपना दिखाता है भारत के युवाओं को। संजीव सर, देखिए 2018 से लेके 2022 और 2023 तक की बात करेंगे तो भारत से 8 लाख अमीर लोगों ने नागरिकता छोड़ी है जी। और ये सरकार का ही रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट ने राज्यसभा में ये बयान दिया था पीछे। तो एक अहम सवाल है कि देश के अमीर लोग ही भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? देश बहुत विकसित राज्य बनने जा रहा है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बनने वाला है 2030 में, लेकिन भारत के अमीर लोग देश को छोड़ने के लिए तैयार हैं और भाग रहे हैं।
जी। देखिए, जिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आप बात कर रहे हैं, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नहीं मानता। देखिए, एक बेहतर अवसर की तलाश से बहुत बड़ा ये माइग्रेशन की परंपरा जुड़ी होती है। अब हम कहें कि जो नॉर्दर्न इंडियंस जो लोग हैं, वो सेंट्रल एशिया से भारत क्यों आए थे किसी जमाने में? एक बेहतर अवसर की तलाश थी। किसी ने कहा था गैंगेटिक प्लेन में बहुत ही फर्टाइल लैंड है, आप भारत की तरफ आओ। तो कहा जाता है कि जो नॉर्दर्न इंडियन आर्यंस हैं, वो सेंट्रल एशिया से, यूरेशिया से भारत की तरफ आए थे। जी। भारत से जितने भी युवा जा रहे हैं, ये कोई नई घटना नहीं है। मैं 1990 में जब पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, जी। तो मेरे साथ के कई लड़के इस समय वेल सेटल्ड यूके में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, मेरे हॉस्टल मेट्स हैं सारे। जी। और सारे वो डोंकी रूट से ही गए, यूरोप की तरफ गए। और अभी तो ये प्लेन का मुझे खबर आ रही है, उस जमाने में क्या होता था कि ये लड़के ग्रीस जाते थे और ग्रीस में कुछ दिन रहते थे, फिर वहां से इंडियन पासपोर्ट को फेंकते थे और पता नहीं कोई टेम्पररी अरेंजमेंट्स होता था, वो मुझे नहीं पता। एक लड़के ने मुझे डिटेल बताया था। फिर वाया पोलैंड होते हुए वो जर्मनी या फ्रांस के अंदर कहीं एंटर करते थे जी। फिर वहां के किसी इमिग्रेंट, वहां के किसी स्थानीय लड़की शादी करते थे और उसके बाद वहां की उनको नागरिकता मिल जाती थी। और पिछले दिनों क्या हुआ है कि पंजाब से तो बहुत सारे ऐसे यूथ जा रहे हैं जो वहां एडमिशन लेते हैं, लीगल रास्ते जाते हैं और 3 साल में उनको पीआर मिलता है। जी। सवाल ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल्कुल नहीं है। ये बेहतर अवसर की तलाश है। अगर उनको मुल्क के अंदर बेहतर अवसर की तलाश, अगर उनको लग रहा है कि हमारा फ्यूचर बेहतर नहीं है, हमें वहां ज्यादा बेहतर मिल सकता है, यहाँ पे बेरोजगारी है, और डेफिनेटली बेरोजगारी है, इसको आप नहीं इनकार कर सकते। लैंड का फ्रेगमेंटेशन 1980 के बाद कितना हुआ है, आप इन स्टेटों में देखिए। जिसके पास 30 एकड़ लैंड था, जिस फैमिली के पास, उसके पास 3 से 4 एकड़ लैंड मिल गया है, सरकारी नौकरियां नहीं है जी। अगला सोचता है कि 2 एकड़ 2.5 एकड़ हम बेच के किसी क्या कहा जाता है, जो जिसको बोलते हैं कबूतरबाज, पंजाब में इसको बोलते हैं कबूतरबाजी। तो जो कबूतरबाजी कराने वाले जो ट्रेवल एजेंट्स हैं, उनको पैसा देके ये अलग अलग रूटों से मैक्सिको के रूट पे पहुंचते हैं और मैक्सिको से वो अमेरिका में एंटर करने की कोशिश करते हैं। कुछ इमिग्रेंट्स जो है इलीगली कनाडा के रूट से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं और ये सेंट्रल अमेरिका में उतरते हैं, या तो निकारागुआ हुआ, ग्वाटेमाला हो गया, इक्वाडोर हो गया, पनामा हो गया, गुयाना हो गया, ये सारे देशों में जाते हैं। तो देखिए, अगर बिजनेस मॉडल है कि अब हम कह रहे हैं कि इसमें पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती, देखिए एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये पुलिस का मसला ही नहीं है। हम तो यही एक सवाल सबसे पहले पूछ रहे हैं कि 8 लाख लोगों ने ऑफिशियली 2018 से 2022 तक भारत की नागरिकता क्यों छोड़ी? जी। वो गरीब लोग हैं जो लड़के जा रहे हैं हमारे, जो गरीब भी नहीं कह सकते हैं। 2 एकड़ 3 एकड़ है, 20 लाख 25 लाख रुपए एकड़ जमीन है। पंजाब के अंदर 30 लाख रुपए एकड़ जमीन है, गुजरात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पंजाब में पता है कि 20 से 25 लाख रुपए एकड़ लैंड होता है। 30-40 लाख रुपए किसी ट्रेवल एजेंट्स को देते हैं और अमेरिका जाते हैं। अच्छा, वो ऐसा पंजाब और गुजरात से लड़के इसलिए ज्यादा जा रहे हैं, मुझे इसलिए भी लगता है कि जो यूरोप और अमेरिका के अंदर जो सबसे ज्यादा जो ओवरसीज में जो इंडियंस हैं, उसमें या तो गुजराती हैं या पंजाब के लोग हैं। जी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में पंजाब के लोग काफी थे उधर, कनाडा के अंदर गए थे, अमेरिका के अंदर चले गए थे। तो पंजाब के लोगों को पहले से ही पता चला कि वहां पे एक अच्छी जिंदगी है, लोग जाना शुरू हो गए। और गुजरात के लोग भी, जैसा कि भाई साहब बता रहे थे, कि मॉडल के बिजनेस में काफी है, और खास करके कहते हैं कि पटेल लॉबी वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका के अंदर जो गुजरात के जो पटेल्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है, होटल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सर सवाल ये कि 10 साल पहले 1500 का आंकड़ा था, ये यूएस जो बॉर्डर और कस्टम्स ऑफिशियल्स है उनका कहना है, और 10 साल में ऐसा क्या बदल गया कि ये आंकड़ा 97,000 तक पहुंच गया है? यही मैं समझना चाहती हूँ। आप 10 साल पहले क्या बेरोजगारी दर और आज का बेरोजगारी दर, और उसी हिसाब से पॉपुलेशन को देख लीजिए ना जी। आप अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देखिए, कितने सर्विसेज युवाओं को मिल रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि युवाओं के बेहतर अवसर हैं, यहाँ पे नौकरियां आउटसोर्सिंग पे मिलती है। 12,000 रुपए मिल रहा है एक पढ़ा लिखा MA PhD बंदा जो है, उसको
एक गार्ड की नौकरी मिलती है। और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय युवाओं में खास करके जिनकी उम्र 18 से 40 साल, यानी कह सकते हैं कि ये भारत का वर्किंग क्लास है, वो क्यों देश छोड़कर जाना चाहता है और किसी भी कीमत पर किसी भी दुर्गम रास्ते के जरिए भी विदेश पहुंचना चाहता है। बेहतर भविष्य है या फिर भारत में बढ़ती अनिश्चितताएं या फिर बेरोजगारी, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों को दिलीप सर के पास लेकर जाना चाहूंगी। दिलीप सर, हाल ही में कुछ बदलाव यूरोपीय देशों में भी हुए हैं, चाहे वो कनाडा हो और ऑस्ट्रेलिया हो, और मुझे लगता है कि अमेरिका में भी, क्योंकि अब तो चुनाव भी होने वाले हैं, राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। और ये भी एक जोड़ा जा रहा है कि अचानक से जो इतना तेज उछाल आ गया है इलीगल इमिग्रेंट्स का, खास करके भारतीयों में जो ये ट्रेंड देखा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं वहां पर ये सत्ता परिवर्तन की भी जो अनिश्चितता है या फिर आशंका जताई जा रही है, या फिर जो भी कह लीजिए, जो भी परिस्थितियां वहां राजनीतिक हैं, इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये जो बदलाव पश्चिमी देशों में हो रहा है और खासकर इमिग्रेंट्स के प्रति एक नाराजगी भी देखने को मिल रही है इन विदेशों में, इन यूरोपीय देशों में खास करके, इसके बावजूद भारतीय युवाओं में क्या जागरूकता नहीं है कि वो फिर भी जो है इस कदर से वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, या फिर एक ख्वाहिश ही पाल रहे हैं? जैसा आपने कहा कि अगर किसी ने विदेश जाने का फैसला नहीं किया है तो उसे ये समझा जाता है कि उसने जो है बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट जो है नहीं हासिल की है, या फिर वो सक्सेसफुल नहीं कहा जाता। दिलीप सर, ये इंफॉर्मेशन गुजरातियों के पास इंफॉर्मेशन जल्दी आएगी। हमने देखा ऋषि सुनक ने आके कहा हम 20% कम करेंगे इमिग्रेशन, क्योंकि लास्ट ईयर 8,45,000 लोग यूके में आए। ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी कहा है कि हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं। और जब बाइडेन आए थे सत्ता में लास्ट टाइम, तो उस वक्त कहा गया था कि हम 11 मिलियन के आसपास कुछ लोग हैं जो ग्रीन कार्ड के लिए वेटिंग में है, उनको लिए कुछ करेंगे, लो लाएंगे और करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया है। तो ये और धीरे धीरे से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कनाडा में भी जो 40 आवर्स का मिल रहा था वो 20 आवर्स हो रहा है। तो कुछ अंदाजा था, इसलिए शायद वहां के जो लोग हैं रिलेटिव, उन्होंने ये कहा कि आप अगर आना है तो आप जल्दी से आ जाइए। एक वजह ये है। दूसरा, कोरोना की वजह से बीच में 2 साल एक ब्रेक लगा था जी। 1-1.5 साल कम से कम नहीं जा पाए थे, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा बिल्टअप हुआ था। वो लोग भी वहां जा रहे हैं। और ये एंटी इमिग्रेशन अगर सभी यूरोप में और अमेरिका, कनाडा, सभी जगह है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए, इंडियंस ऐसा मानते हैं कि वहां इंडियंस वेलकम है। बाकी जो इमिग्रेंट्स है उसकी तुलना में इंडियन इमिग्रेशन जो है उनकी छवि है, उनका जो इमेज है वो बहुत बेहतर है। अमेरिका में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल इनकम कमाने वाला अगर कोई ग्रुप है वो तो इंडियन है। सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम सबसे जो ग्रुप है वो है। आप देखिए कितने सीईओ है जो इंडियन है, तो उनको एक अलग तरीके से देखा जाता है। तो वो वाला मामला गुजरातियों या मैं मानता हूं पंजाबियों के लिए भी वो मसला नहीं है जी। वो इमिग्रेंट्स में नहीं है जो अनवेलकम हो। ये ऐसे इमिग्रेंट्स है जो वेलकम किए जा रहे हैं। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भी अपने लास्ट इलेक्शन में भी उन्होंने यही कहा था कि हम मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम लाना चाहते हैं। उनका कहने का मतलब यही है कि हम ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो अमेरिकन सोसाइटी के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाए। तो ये मामला गुजराती और पंजाबी और कहे कि पूरे इंडियंस के लिए वो नहीं है। वो वहां अच्छी तरह से वो अच्छे गुड इमिग्रेंट्स कहलाए जाते हैं जी। वो बेरोजगारी मामला जरूर है, हमें वो हमारा इश्यू है, भारत का इश्यू है। लेकिन आप गुजरात के संदर्भ में देखिए, गुजरात में तो बाहर से लोग काम करने के लिए आ रहे हैं। गुजरात में सबसे कम बेरोजगारी दर है। वैसे व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए गुजराती युवाओं को, पढ़े लिखे, उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन वो पूरा इश्यू अलग है। एक एस्पिरेशन है, बीच में थोड़ा सा रुका हुआ था और अब थोड़ा सा इजी हो गया। हमें ये भी समझना चाहिए, पहले से एक बार आप मैक्सिको पहुंच जाओ, मैक्सिको पहुंचना बहुत इजी हो गया। वहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पहले से मुश्किल कम हुई है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी और इमिग्रेशन लॉज थोड़े से और स्ट्रिक्ट हो जाए। उससे पहले भी कई लोग वहां जाना चाहते ताकि जब भी ये इलीगल इमिग्रेंट जो वहां है उनको लीगलाइज करने की एक प्रोसेस शायद होने वाली है यूएसए, तो उनके पहले भी पंजाबी और गुजराती वहां पहुंच जाना चाहते हो। कई सारे फैक्टर्स है, इसकी वजह से भी संख्या बढ़ी है।
जी। मैं रविशंकर जी के पास जाना चाहूंगी। सर, क्या वजह है कि जो पंजाब और गुजरात है, महाराष्ट्र भी, कुछ महाराष्ट्र से भी ऐसे आंकड़े हैं जहां पर पता चलता है कि वहां भी जो है बाहर जाने की, विदेश जाने की जो है ललक दिखती है युवाओं के बीच। लेकिन ये पूर्वोत्तर के राज्य, या फिर मैं बिहार और उत्तर प्रदेश को भी आपके जरिए समझने की कोशिश करूँ, तो यहाँ के युवाओं में ये क्रेज नहीं दिखता है। यहाँ के युवाओं में भी बेरोजगारी वैसी है जैसे पंजाब में कह सकते हैं, या फिर गुजरात का जो आंकड़ा कह रहे हैं कि थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन क्या वजह है कि यहाँ का युवा ऐसा क्रेज नहीं दिखाता? और यहाँ का युवा जो है, अगर आपने पूर्वोत्तर राज्यों की बात कही, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है दिल्ली या फिर देश के जो अन्य राज्यों में नौकरी की तलाश में जाता है। लेकिन यूपी बिहार का जो ज़्यादातर युवा है, उसका एक ही क्रेज है कि वो सरकारी नौकरी करना चाहता है। और इन सरकारी नौकरियों में जो जिस तरह से कटौतियां हुई हैं, जिस तरह से छटनी की गई है, इसके बावजूद जो ये क्रेज है वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। और ये जो बेरोजगारी के आंकड़े जो संजीव सर भी रख रहे थे, ये क्या ऐसा लग रहा है कि 10 सालों में इतना ज्यादा आंकड़ा जो पहुंच गया है बेरोजगारी का, अब इसको 10 साल का वक्त लग सकता है? अगर कोई सरकार बदल भी जाए तो भी चमत्कार तो नहीं होने जा रहा है। रविशंकर सर। जी बिल्कुल सही बात है कि देखिए, नौकरी है कहाँ। सरकार जो पांडे जी जो बोल रहे थे, सरकार जो लंबे चौड़े वादे कर रही है, वो नौकरी है कहाँ। सरकारी नौकरी लगातार कम हो रही है। पहले हर साल रेलवे में हजारों वैकेंसियां निकलती थी, बैंक में साल में 2 बार वैकेंसियां निकलती थी। मुझे याद है जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो 2 वैकेंसी रेलवे में निकलती थी और 1 बार रेलवे की वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी निकलती थी। सभी डिपार्टमेंट में, अब कहीं आर्मी में भी वैकेंसी निकलती थी। अवसर तो रहा नहीं। और जो प्राइवेट सेक्टर है, आपने सही कहा कि अब वो आउटसोर्सिंग करने लगे हैं। जो बड़ी बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, तो उसमें उनके काम करने वाले जो नीचे के कर्मचारी हैं, वो उनके कर्मचारी नहीं है। उनको जो एक कॉर्पोरेट के कर्मचारी मिलने वाली जो सुविधाएं होती थी, वो उनको नहीं मिलती है। उनको आउटसोर्सिंग किया जाता है और वो अच्छे पढ़े लिखे लोगों को 15,000, 16,000 ये तो पैसे मिल रहे हैं। कैसे उसमें वो आज की बेहतर जिंदगी को जिएगा? जी। और इसीलिए युवा इधर से उधर भागते हैं, कहां पर बेहतर रोजगार मिलेगा, कहां पर ज्यादा पैसे मिलेंगे। और पूर्वोत्तर में अभी देखिए आप मणिपुर के युवक के रोजगार की क्या स्थिति होगी, जबकि सब कुछ इतने दिनों तक बंद रहा। हर किसी के पास तो घर में जमा पैसा नहीं है। 90% लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं या खेती करते हैं, इनसे जुड़ी हुई चीजें। अब असम में जो चाय बगान एक बहुत बड़ा उद्योग है और करीब 10 लाख के आसपास तो लोग सीधे उसमें रोजगार में जुड़े हुए हैं। और उनसे इसके अलावा और भी मजदूर वगैरह हैं तो सीजनल काम करते हैं। जी। अब चाय बगान तो सिमट रहे हैं, चाय बगानों की संख्या कमती जा रही है और उनके चाय मजदूरों की जो संतानें हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। वो दूसरी तरफ फैल रहे हैं, दूसरी तरफ रोजगार नहीं मिल रहा उनको। तो ऐसे लोग भी अब देश के विभिन्न हिस्सों की तरफ पलायन करने लगे हैं। और चूंकि कोई सरकारी स्तर पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि असम या नॉर्थ ईस्ट से जाने वाले एम्प्लॉय यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके जाएं कि वो जा कहाँ रहे और जिस राज्य में जा रहे हैं वहां पर क्या स्थिति है, इसकी कोई निगरानी की कोई कमेटी है नहीं। वो सब भगवान भरोसे रहते हैं, दया पर रहते हैं। और जब संकट में फंस जाते हैं बुरी तरह से और इसी तरह से ये बात निकल के आती है, तो इस मामले में यह है कि उत्तर की सरकारें बहुत सेंसिटिव है। जैसे ही उनको खबर मिलती है तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं, यह तो है। लेकिन जो अब एक नया ट्रेंड जरूर शुरू हुआ है पूर्वोत्तर में, असम, अरुणाचल वगैरह में, कि टूरिज्म के क्षेत्र में लोकल युवक आ गया है। वो अलग अलग के उद्यम कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो आज भी दूसरा देखिए, एक सामाजिक स्थिति भी है। जो लड़के बेंगलोर शहर में जाकर या साउथ के शहरों में जाकर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं या होटलों में काम करते हैं, वो यहाँ के होटलों में वो नहीं काम करना चाहते या यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर वो करेंगे तो उनके गांव का कोई आदमी उनको देख लेगा, तो उनकी जो एक सामाजिक प्रतिष्ठा है गांव में, अब गांव में जाकर बोलता है कि मैं बैंगलोर में नौकरी करता हूँ। अब बैंगलोर में क्या नौकरी कर रहा है किसे पता है। तो एक सामाजिक
प्रतिष्ठा बाध्यता का भी भी है। सवाल है, एक बहुत जी। बड़ा सवाल है कि लोग चाहते हैं कि गांव वालों को नहीं पता चले। यहाँ के होटलों से बात हो रही थी, बोले जी। कि यहाँ पर लोकल युवक हमको नहीं मिल रहे हैं होटल में काम करने के लिए, और दूसरी तरफ बेरोजगारी भी है, युवक को काम नहीं मिल रहा, और दूसरे यहाँ के जो होटल इंडस्ट्री है उनको लोकल लड़के नहीं मिल रहे हैं। ये बिल्कुल। भी एक बड़ी विचित्र तो ये स्थिति। स्थानीय सरकारों की जो असफलता ही कही जा सकती है कि शिक्षा का जो स्तर है उस हिसाब से जो रोजगार जनरेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं जो युवा है वो अपने आप को शर्मिंदगी की स्थिति में नहीं देखना चाहता, इसलिए वो पलायन को बेहतर ऑप्शन समझ रहा है। जी सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि हाल ही में इजराइल में जिस तरह से वहाँ पर वेस्ट बैंक और फिलिस्तीनी नागरिकों का वर्क परमिट जो है सस्पेंड कर दिया गया, और अब भारत से उम्मीद की जा रही है, यहाँ पर हरियाणा सरकार ने भी वैकेंसी निकाली है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो है वैकेंसी निकाली है, चयन किया जा रहा है और भारत के कामगारों को इजराइल भेजा जा रहा है। और जो मेरी बात हुई वहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता से, तो उनका ये कहना था कि जब युवा जाना ही चाहता है, वो कबूतरबाजी से भी जो है परहेज नहीं कर रहा है, तो फिर हम क्यों ना एक सरकार मदद करे, वीज़ा हो या फिर पासपोर्ट हो, उसको वरीयता के आधार पर फिर जो अपनी इच्छा से जाना चाहता है उसको सरकारें मदद करे। क्या इस तरह के मॉडल का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है कि ये युवा जो है वो विदेशों में जाना ही चाहता है, एक क्रेज कह लीजिए, कि इस क्रेज को किस तरह से सरकारें जो है इसमें रोल प्ले कर सकती हैं, अगर हम बात बेरोजगारी की ही समस्या को इसका समाधान ढूंढने की करते हैं तो? संजीव सर। देखिए, ये मैंने अखबारों में ही पढ़ा है, लेकिन क्या इजराइल की गवर्नमेंट ने इनसे कोई डिमांड करी है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इजराइल की गवर्नमेंट ने इनसे कोई सहायता मांगी हो ह्यूमन रिसोर्स की, जी। किसी भी तरह की ह्यूमन रिसोर्स की सहायता मांगी हो, मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं है। पता नहीं यूपी गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट ही ये इनिशिएटिव ले रही है, देश के बाकी राज्य क्यों ये इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। तो ये जस्ट एक प्रोपगंडा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, पहली बात जी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां से बड़े पैमाने पे यहाँ के यूथ भी अब 20 लाख 50 लाख खर्च करके डोंकी रूट से अमेरिकन ड्रीम को पाले बैठे हैं जी। और बड़े पैमाने पे यहाँ के लड़कों को देख रहा हूँ कि ट्रैवल एजेंटों से बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात यह है कि जो अभी बात हो रही थी विकसित भारत की, तो आप खुद मान के चलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा है कि देश में 2028 तक हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देंगे। तो विकसित भारत का मसला ये है कि ये देश के बेरोजगारी दर के साथ साथ सिर्फ बेरोजगारी दर की बात नहीं हो रही है, आपके देश में 80 करोड़ की आबादी 5 किलो अनाज या 5 किलो राशन पे जीने के लिए मजबूर है जी। तो इससे पता चलता है कि एम्प्लॉयमेंट की क्या जमीनी स्थिति है। उसका एक कारण भी है कि लोगों का वेजेस नहीं बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारी अगर खत्म भी करिए, 8,000 रुपया की आप सैलरी दे रहे हैं, तो आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसको कितनी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर वो बेहतर ड्रीम की खोज में कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेगा। बिहार के लड़के इस समय केरल बहुत जा रहे हैं, बंगाल के लड़के केरल बहुत जा रहे हैं, वहां कहते हैं वेजेस बहुत अच्छे हैं, मिनिमम वेजेस बहुत अच्छे। अब सवाल ये है कि इंपॉर्टेंट कि अमेरिकन या कैनेडियन ड्रीम की बात होती है, तो मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं जी कि ये जो लोअर मिडिल क्लास है, किसानों के बच्चे हैं, गांव देहात के बच्चे हैं, जो एक बेहतर अमेरिकन ड्रीम देख रहे हैं, इस देश के रूलिंग क्लास के मिनिस्टरों के बच्चे क्यों बेहतर ड्रीम अमेरिका इंग्लैंड के अंदर देखते हैं, कनाडा के अंदर क्यों देखते हैं? उनके बच्चे क्यों यूएस में, अमेरिका, यूरोपियन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेते हैं और फिर वहीं सेटल हो जाते हैं? अगर वहां सेटल भी नहीं होते तो वो बिजनेस मॉडल वहां डेवलप करते हैं, 10 दिन यहां रहते हैं, 20 दिन अमेरिका में रहेंगे, 20 दिन कनाडा में रहेंगे, 20 दिन यूरोप में रहेंगे, यानी कि उनको भी बेहतर ड्रीम वहीं नजर आ रहा है जी। तो ये तो जो सारे सवाल उठते हैं इस मुल्क में गरीब लोअर मिडिल क्लास पे ही उठते हैं। और जहां तक बात है कि इमिग्रेशन या इलीगल माइग्रेंट की प्रॉब्लम है, तो कोई भारत की समस्या नहीं है, ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम है इस समय। अगर आपने बात करी, जैसे अभी आप ब्रिटेन की बात कर रहे थे कि ब्रिटेन ने सख्ती करी है, कनाडा ने, जब 2000 सब जगह इसलिए भी सख्ती हुई है कि जो वेस्ट एशिया में जो 10 सालों तक लगातार जो वार हुआ है और उस वार के कारण बहुत बड़ा प्रेशर इमिग्रेंट्स का, सीरियन इमिग्रेंट्स, अफगानी इमिग्रेंट्स
और भी तमाम जो लेबनानी इमिग्रेंट्स, ये जो डिस्टर्ब एरिया है, आप आए दिन खबर सुनते होंगे कि इटली के आसपास कोई बोट से कुछ अफ्रीकन, मोरक्को के और कौन कौन से अफ्रीकन देशों के बंदे समुद्र में गिर जाते हैं, डूब जाते हैं। वो भी बेहतर जॉब के तलाश में यूरोप की तरफ जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका से भी ऐसी खबरें आती है, सिर्फ भारत से खबरें नहीं है। और सीरिया से तो करोड़ों लोग डिस्प्लेस हुए, रिफ्यूजी की स्थिति में निकले, और वो सारे जर्मनी, सबसे ज्यादा उसमें लिबरल जर्मनी रहा, कुछ और यूरोपीय देश रहे, ब्रिटेन इन देशों के मुकाबले भारत को आप बेहतर तो देने के लिए तैयार नहीं था जी, पर जिन देशों का आप नाम ले रहे हैं सर, उन देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर तो कही जा सकती है। आर्थिक रूप से बिल्कुल बेहतर नहीं थी भारत की स्थिति। ये मुल्क किसी जमाने में एनर्जी रिजर्व के कारण बहुत ही अमीर देशों में माने जाते थे जी। ये बहुत बड़ी दुनिया की गलतफहमी है कि इनकी स्थिति बहुत खराब रही है। इनकी स्थिति खराब की गई ग्लोबल पावर के द्वारा। ये एनर्जी रिसोर्स वार के सेंटर बन गए और उसके कारण यहाँ के लोग तबाह हो गए। इराक कितना अमीर देश था, सारों को पता है। आज भी आप सेकंड जो आपका जो इंपोर्टर तेल है, आप जो सेकंड इंपोर्ट सऊदी अरब के बाद जो करते हैं, इराकी तेल का इंपोर्ट करते हैं। लेकिन वहां के लोग रिफ्यूजी बन के जाने के लिए मजबूर हुए दुनिया के तमाम मुल्कों में, वहां वार के कारण। हाँ, भारत से इमिग्रेशन जो हुआ है बड़े पैमाने पे, यहाँ पे देखिए इमिग्रेशन के दो कारण होते हैं, या तो दमन, वायलेंस, या इकोनॉमिक जो पोजीशन डाउनफॉल। अगर बांग्लादेशी आपको रिफ्यूजी भारत में मिलते हैं तो बांग्लादेश में दमन के कारण नहीं मिले, उनको लगा कि बांग्लादेश से बेहतर रोजगार भारत में मिल सकता था। लेकिन जब 2000 के बाद बांग्लादेश में कुछ परिस्थिति चेंज, डेवलपमेंट हुए, तो बांग्लादेशी जो रिफ्यूजियों की संख्या भारत में आने से घट गई, भारत में कम आने लगे। आज जो है म्यांमार से रोहिंग्या अगर भाग के भारत में आए हैं तो वहां पे एक दमन हुआ उनका, इसलिए वो भाग के भारत की तरफ आए। भारत से जितने भी इमिग्रेंट जा रहे हैं, इनमें पॉलिटिकल दमन की बात नहीं है, लेकिन एक बेहतर फ्यूचर उनको नजर आ रहा है अमेरिका में और कनाडा में। बहुत सारे, मैं पंजाब में मेरे जो दोस्त हैं, आप एक बात सुनिए, पंजाब में, आप पंजाब में रहती हैं, आप पता कर लीजिए कि पंजाब के कितने पुलिस ऑफिसरों के बच्चे अमेरिका शिफ्ट कर गए हैं और कनाडा शिफ्ट कर गए हैं। 90% पुलिस ऑफिसर्स जो आईपीएस और पीसीएस जो पीपीएस हैं, जो डीएसपी रैंक से ऊपर के ऑफिसर है, उनका पता कर लीजिएगा 90% ऑफिसरों के बच्चे अमेरिका और कनाडा में है। मैंने कई अफसरों से बात करी कि आपके बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं यार भारत में फ्यूचर क्या है, हम लोग का टाइम था, हम लोग नौकरी लग गए, कहते हैं इस मुल्क के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है, हमारे बच्चे ठीक है, वहां अच्छा कमा रहे हैं, वहां अच्छा खा रहे हैं। तो ये जो एक भय है, मैं नहीं कहता कि भारत की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन हमारे युवाओं में भय क्यों आ रहा है जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसपे सरकारों को सोचना होगा। सिर्फ कहानी बांधने से नहीं हो जाएगा कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए जी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोलने वालों को पता है कि जमीन पे हालात कितने बदतर हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। लेकिन जब बात चुनाव की आती है तो यही लोग जो अपने बच्चों को, या फिर यही युवा जो बाहर जाने का सपना देखते हैं, जब वोट देने की बारी आती है तो क्यों ऐसे कट्टर विचारधारा के साथ जुड़ने से गुरेज तक नहीं करते। सोचने की जरूरत है कि आगे वो किस भविष्य के लिए जो है मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर आपका भी, दिलीप सर आपका भी, और रविशंकर सर आपका भी, कि आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े और हमने ये समझने की कोशिश की कि भारत से ये जो इलीगल इमिग्रेशन है, या फिर जिनके पास पैसा नहीं होता, वो कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी चंगुल में फंस जाते हैं। इसको समझने की जरूरत है, इस पर और ज्यादा जागरूकता फैलाए जाने की जरूरत है कि भारत में जो अवसरों की कमी होती जा रही है और इसमें एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है, आखिर वो किस वजह से है, सरकार क्यों असफल नजर आती है, और अगर सरकार असफल नजर आती है तो इस पर बातें क्यों नहीं होती, इस पर सरकार से सवाल क्यों नहीं किया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी दर्शकों को, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर आप हम तक अपना फीडबैक ईमेल के रूप में भेजते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।